अच्छा, देखो सेल डिवीजन की बात करने जा रहे हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है जो हम पहले ही बता चुके हैं, सेल डिवीजन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सेल साइकिल। चैप्टर का नाम ही है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल एक साइकिल पूरा कंप्लीट करती है डिवीजन करने के लिए। वो साइकिल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि आपने कहा सेल डिवाइड होना चाहती थी, डिवाइड होने के लिए उसने कुछ तैयारियां करी। जो तैयारी वाली फेज है उसे हमने 3 पार्ट में बांट दिया, G1, S और G2। तो इसे हम कह देते हैं इंटरफेस। G1, S और G2 है, इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। ठीक, इसके बाद सेल पहले तैयार होगी, यानी इंटरफेस का ही दूसरा नाम क्या हो गया? ठीक है, अब सेल डिवाइड होना चाहिए तो डिवाइडिंग फेज को हमने क्या किया? एम फेज। डिवाइडिंग फेज मतलब एम फेज, यहाँ ये डिवीजन के लिए। ठीक है, अब बात करें कि एम फेज डिवाइडिंग फेज होती क्या है, तो इसको भी फर्दर बांट दिया 2 सब फेज में। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। हाँ, यहाँ सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है, और यहाँ साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब यहीं से बात बढ़ जाती है आगे कि जो सेल डिवाइड हो रही है उसमें न्यूक्लियस जो डिवाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म भी 2 तरीके से डिवाइड हो सकता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन और सेल फॉरो फॉर्मेशन। ठीक है, और न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है इसके डिवीजन के बेसिस पे इसे 2 पार्ट में बांट दिया गया है। ये माइटोसिस हो सकती है या ये मियोसिस हो सकती है। क्लियर मेरी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और फिर सेल यहाँ से डिवाइड होकर निकल जाएगी, 2 नई सेल बना लेगी, और फिर यही साइकिल आगे ऐसे ही चलता रहेगा। कोई दिक्कत? सर, कैरियोकाइनेसिस के अंदर एक ब्लैंक स्पेस खाली है, वो पूरा कार्डियोकाइनेसिस ही है कुछ और? नहीं, वो हाँ है तो पूरा कैरियोकाइनेसिस, लेकिन उसे सब फेज में बांट दिया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इस तरीके से इसे बांट दिया। तो ये सब फेजेस हैं। ये यहाँ पे ये सब फेजेस भी 2 तरीके से बढ़ सकती हैं। जैसे अगर मियोसिस होगी तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड है। अगर माइटोसिस होगी तो नॉर्मली यही है। तो मियोसिस फर्स्ट को फिर फर्दर बांटा गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, और मियोसिस सेकेंड को भी फर्दर बांट दिया गया। लेकिन अभी हम लोग एक साइकिल की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि एक सेल है जिसे डिवीजन करना है, लेकिन वो पहले डिवीजन करने के लिए सबसे पहले तैयारी करेगी। तो प्रिपरेटरी फेज है जिसे 3 फेज में बांटा गया है, G1, S और G2 में, और फिर डिवीजन करेंगे। तो 95% तो आपका ये प्रिपरेटरी फेज है। यहाँ से देखते रहिएगा, एक पॉइंट समझते रहिएगा कि 95% की जो फेज है वो कौन सी है? प्रिपरेटरी फेज है। जैसे मान लीजिए ईस्ट है, तो हम लोगों के ईस्ट में ये फेज जो होती है लगभग 90 मिनट की होती है। ठीक है, हम लोगों का टोटल सेल साइकिल जो है लगभग 24 घंटे में पूरा हो जाता है। 24 घंटे में 24 घंटे में हमारे अंदर 95% टाइम तो सिर्फ तैयारी का ही रहता है। अब इस तैयारी में क्या होता है, याद रखना, एक चीज़ तैयार हो जाएगी तब दूसरी बनेगी, दूसरी चीज़ तैयार हो जाएगी तब तीसरी बनेगी। इस तरीके से चलता है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया। चलिए
तो अब यहाँ पे हमने कहा एक सेल थी, सेल ने डिवाइड किया और डिवाइड करके ये 1 से 2 में बदल गई, कोई दिक्कत? और भी प्रोसेस के थ्रू कौन सा प्रोसेस थे अभी हमने बता दिया, इंटरफेस और एम फेज, उसके थ्रू तो आई है, ये इंटरफेस हो गई पूरी और फिर ये वाली हो गई एम फेज। अब ये डिवाइड हो गई 2 सेकंड में, फिर फर्दर अब ये डिसाइड होगा क्या इसको दोबारा डिवीजन करना है या नहीं। अगर इसको दोबारा डिवीजन करना है तो क्या होगा, ये फिर से G1 फेज में जाएगी, फिर G2 फेज में, अब S फेज में जाएगी और फिर G2 फेज में जाएगी। लेकिन अगर इसे दोबारा डिवीजन नहीं करना है, यानी नहीं बस हो गया, तब ये एक रेस्टिंग स्टेज में जाएगी, G0 स्टेज, जिसे क्यूसेंट स्टेज भी कहते हैं। कंडीशनल बेस्ड है ये वाला। हाँ? कंडीशनल बेस्ड। हाँ, कंडीशन बेस्ड है। जैसे अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब आपने कहा कि आप पैदा हुए थे एक जाइगोट से, अब इस जाइगोट में डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो की सारी सेल्स एक दूसरे की आइडेंटिकल है, कैसी है, आइडेंटिकल सेल्स, यानी यहाँ सब में माइटोसिस हुआ हुआ है, तभी आइडेंटिकल सेल्स बनती है। इस एम्ब्रियो में अब डिसाइड करना है आपको, कोई न्यूरॉन बनेगा, ठीक है, कोई आंखों की रेटिना सेल बनेगी, कोई हाथ की स्किन सेल बन जाएगी, किसी को बनना है बोन सेल, तो ये अलग अलग टाइप की सेल्स जो बनेगी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। किसी को हार्ट सेल बनना है, ये क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। सेम प्रोसेस हमारा प्लांट के ऊपर डिफरेंशिएट हो जाएंगे, ये सब जो है डिफरेंशिएट हो गए अलग अलग। अब न्यूरॉन कहता है कि भाई साहब मेरे जितने सेल्स थे वो सब मैं उतना ही रखूँगा, मैं डिवीजन नहीं करूँगा। हार्ट कहता है कि मैं डिवीजन नहीं करूँगा, लेकिन ये सब कहते हैं मैं डिवीजन करूँगा। तो हार्ट सेल और न्यूरॉन सेल किस फेज में चले गए, G0 फेज में चले गए, डिवीजन नहीं करते। लेकिन जिन्हें करना है वो फिर से इसी में रोटेशन में आ गए। समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आइए एक बेसिक सी कुछ बातें ये समझें कि सेल डिवाइड होती क्यों होती है, ग्रोथ करने के लिए होती है, रिपेयर करने के लिए होती है, रीजेनरेशन करने के लिए होती है और रिप्रोडक्शन के लिए होती है। रिप्रोडक्शन भी 2 तरीके का हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आई है नहीं, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है। तो ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन और रिप्रोडक्शन के लिए हो रही है। अगर ग्रोथ करना है तो वो आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन होगा, रिपेयर करना है तो भी आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन होगा, रीजनरेशन करना है तो भी आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन होगा। रिपेयर मतलब कहीं टूट-फूट होगी, मान लीजिए पेड़ छिल गया है, पेड़ से फिर से वो बनने लगती है सेल्स, आपका हाथ छिल गया फिर से नई सेल्स बनेंगी। रीजनरेशन का मतलब है, आपने जो प्लेनेरिया देखा था 10th क्लास में, वो रीजनरेशन करता है, उसे 3 पार्ट में बांट दिया तो गुड्डा ऐसा बना हुआ था, ये था न्यूक्लियस था, उसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, तो ये अपना और ये अपना तीनों नए फिर से प्लेनेरिया बन जाते हैं। क्या था, हाँ, तीनों में आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो गया हमारा, माइटोसिस हो गया, ठीक।
रिप्रोडक्शन भी ए सेक्सुअल और सेक्सुअल होता है। आपने कहा गुलाब की कलम लगा दी कटिंग मेथड से, तो आपने जो कलम लगाई है गुलाब की, उसमें से अपने आप सही तो रूट्स निकल जाएंगे, उसमें से नई ब्रांचेस निकल जाएंगी, तो आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन होगा। जब इस तरीके की सेल का डिवीजन होगा तो उसे कह सकते हैं हम माइटोसिस, ठीक है। या कई जगहों पे इसे मियोटिक डिवीजन कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन। माइटोसिस का मतलब है आइडेंटिकल रीजनरेशन वाले, आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन, ठीक है। नई सेल बनेगी वो आइडेंटिकल होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कभी गैमीट फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि आपने कहा 2n आपके बॉडी के अंदर था और जो गैमीट बना वो n हो गया, हैप्लॉइड हो गया, क्रोमोसोम के नंबर आधे हो गए। तो ये सेल एक दूसरे की आइडेंटिकल तो नहीं हुई, ये सेल आइडेंटिकल थी क्योंकि मान लीजिए इसमें 20 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 20 क्रोमोसोम हुए, तो आइडेंटिकल है। इसकी हर एक सेल आइडेंटिकल होगी, ठीक है। हमारे अंदर ये चोट लगी है, चोट लगने के बाद जो नई सेल बन रही है उसमें भी तो सब क्रोमोसोम सेम ही होंगे, तो आइडेंटिकल सेल फॉर्मेशन। यहाँ क्रोमोसोम के नंबर ही हाफ हो जा रहा है, जब क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जा रहे हैं तो रिडक्शन हो जा रहा है, इसे कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तब एक कंडीशन कहलाती है मियोसिस, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन। समझ में आई बात है? तो आपको ये समझ में आया कि सेल डिवीजन जो है वो एम फेज है, और एम फेज मियोसिस भी हो सकती है, माइटोसिस भी हो सकती है, और सेल की प्रिपरेशन फेज जो है वो है G1, S और G2 इंटरफेज। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो वाई सेल डिवाइड में हमने ये समझ लिया कि सेल इन वजह से तो डिवाइड हो ही रही है, एक दो वजह और भी। क्या वजह? सेल डिवीजन की जो वजह हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। पहला है सेल डिवाइड ड्यू टू चेंज इन न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो चेंज हो गया था, यानी कि न्यूक्लियस छोटा रह गया और सेल ग्रोथ करते करते बड़ी हो गई। तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसे कैरियोप्लाज्मिक रेशियो भी कहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए सेल डिवाइड हो जाती है। फिर से डिवाइड हो जाएगी तो दो छोटी सेल्स को संभालना आसान होगा इस न्यूक्लियस के लिए। समझ में आई बात है? नहीं तो ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है सेल डिवाइड ड्यू टू चेंज इन सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, अगर छोटी सेल है, हम क्यूबिकल सेल ले रहे हैं, क्यूब है, ठीक है, मान लीजिए सबकी आर्म जो है वो 1 मीटर, तो ये जो एरिया होगा, इस एरिया क्या कर दिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1 मीटर क्यूब होगा। क्लियर? तो एरिया वॉल्यूम रेशियो आ गया 1/1, यानी जितना एरिया उतना वॉल्यूम है, आराम से एक्सचेंज हो जाएगा जो भी चीज़ों का होना है, खाना पीना ट्यूशन करना सब। इसी का साइज थोड़ा बड़ा कर दो, अगर इसे हम 2 ले लें, जब 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा। एरिया रह गया 1, उसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ गया, तो अब इसके एक्सचेंज में दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। इसी को और बड़ा कर दो, 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 9/27, 1/3 का रेशियो, यानी एक तो सरफेस एरिया है उसके ऊपर 3 बढ़ गया वॉल्यूम, यानी कि और एक्सचेंज में दिक्कत आएगी। अंदर का एरिया, अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, एक्सचेंज करने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? इसलिए सेल जो है वो कहती है कि अब क्यों ना छोटे ही रहा है, छोटे रहेंगे तो एरिया वॉल्यूम रेशियो मेंटेन रहेगा। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? यहाँ लिखा हुआ है द स्मॉल द सेल एसपी रेशियो एंड AR is high, जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा होगा, एज सेल इंक्रीजेस द साइज द 2 रेशियो डिक्रीजेस, और जब डिक्रीज होगा तो उसको फिर से मेंटेन करने के लिए जो होगा। अब यहाँ कुछ और पॉइंट पकड़िए, सेल और क्यों डिवाइड हो रही है? RNA DNA रेशियो क्यों?
अगर आरएनए अपॉन डीएनए रेशियो इज ग्रेटर देन 1, अगर एक से ज़्यादा है तो माइटोसिस होगी, और अगर एक से कम है तो मियोसिस होगी। ये किसने रिपोर्ट किया था? होता था। समझ में आई बात है? नहीं कोई दिक्कत इसमें? तो मियोसिस माइटोसिस पहचानने के लिए आरएनए डीएनए एडवांस लेवल की बात है, छोड़ना चाहिए छोड़ सकते हैं, पकड़ना चाहिए पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी आपकी सेल के अंदर कितना डीएनए है, कितना आरएनए है, वो भी डिटरमाइन करेगा कि माइटोसिस हो रही है या मियोसिस हो रही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। कितने तरीके का होता है सेल डिवीजन? अब बेसिक जो तरीका है सेल डिवीजन के वो दो हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है सेल डिवीजन का, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब ए माइटोसिस। आपने कहा बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया बेचारा डिवाइड होना चाहता था, तो इसके अंदर क्रोमोसोम तो मिलता नहीं, क्या मिलता है बैक्टीरिया के अंदर? न्यूक्लियोइड मिलता है। ये यहाँ से दबना शुरू करेगा सिंपली, और दबते 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 यह कंडीशन किया जाएगा, यानी अब बेचारा क्रोमोसोम का न्यूक्लियोइड है, उसका डीएनए का आधा क्लियर हो गया। थोड़ी देर बाद ये इधर खत्म। ए माइटोसिस सिंपली कुछ नहीं हुआ, कोई डिवीजन नहीं चले, सिंपली ए माइटोसिस हो गई, सेल डिवाइड करके 1 से 2 में आ गई। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है ये कि न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड्स डायरेक्टली विदाउट द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नहीं होते और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये आपने ये किसने डिस्कवर करी? रमक ने। ठीक है, कब करी थी? 1855 में करी थी। कहाँ? प्रोकैरियोटिक सेल में। कुछ सेल डिवीजन इन एंडोस्पर्म में और कार्टिलेज सेल्स और फीटल, इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ में आई बात है नहीं? अब ये तो एक ए माइटोसिस था। अब आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ देखिए क्या होता है, न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर मटेरियल इनडायरेक्टली डिवाइड करता है, डिफरेंट फेजेस में रहता है, जो अभी हम लोगों ने फेजेस की बात करी थी, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ स्पिंडल फॉर्मेशन भी होगा क्रोमोसोम में। ये माइटोसिस और मियोसिस दो तरीके की हो सकती है। आगे बात समझते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे, किसने डिस्कवर किया, क्या किया। ठीक है, सेल साइकिल को डिस्कवर करने वाले जो थे वो भाई साहब होवर्ड थे गेसिया फेबर के ऊपर। गेसिया फेबर फेबरबीन है। आप लोगों की 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन जो है, सॉरी, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक, और सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो है तो किसने बताया? एक्सपेरिमेंट किया है मिचेल्सन और स्टॉल ने, और इसके बाद यूकैरियोट्स में ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? मैथ्यू मिचेल्सन और स्टॉल ने 1958 में किया था। यूकैरियोट्स में ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये थे टेलर साहब। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, गेसिया फेबर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे गेसिया फेबर डीएनए, जहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मॉडल है, वहाँ पे गेसिया फेबर। गेसिया फेबर के लिए सेमी कंजर्वेटिव किसने बताया था? टेलर ने। कब बताया था? 1958। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, किसने बताया? मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल। ठीक है, तो फ्रैंकलिन मिचेल्सन और स्टॉल ने दिया था। टेलर ने गेसिया फेबर के ऊपर किया था, इन्होंने ई कोलाई दिया था, प्रोकैरियोट्स में बताया था। चलिए आगे आते हैं। एनसीईआरटी पकड़िएगा, मिल जाएगा ऊपर की तरफ, पहले पैराग्राफ। तो सेल साइकिल की डिस्कवरी की है होवर्ड ने। ठीक है, गेसिया फेबर के ऊपर। एवरी डिवाइडिंग सेल मस्ट पास थ्रू सेल साइकिल, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थ्रू व्हिच अ सेल replicates
its content and divide into daughter cell is called cell cycle। अगर आप theoretical question का आंसर लिखना चाह रहे हैं तो ये सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड होती हैं? अभी हमने आपको बताया कि आपने कहा इंटरफेज होती है सेल साइकिल की। ये फेजेस आप सबसे पहली फेज सेल साइकिल की कौन सी हो गई? डिवीजन फेज है, एम फेज हो गई, और इंटरफेज। दो फेजेस में बात है। पहले होगी इंटरफेज यानी कि तैयारी की फेज है, इसे G1 यानी गैप फर्स्ट, S यानी सिंथेसिस, और G2 यानी गैप सेकंड में बांट दिया गया। और उसके बाद बात आई है डिवीजन फेज की। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन तीनों में क्या है? ये तीनों क्या है? कैरियो यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। और साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। समझ में आ गई बात नहीं? देखिए ये फिगर आपको यहाँ दिख रही है। इस फिगर में बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई। यानी एक सेल थी चाहे मासूम सी, वो एक सेल चली G1, S और G2 फेज में। ये 95% काम कर गई इंटरफेज तक का, यहाँ तक। और फिर इसके बाद ये कैरियोकाइनेसिस और ये साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं अगर बेचारे को रुकना पड़ रहा है कि हम डिवाइड नहीं करेंगे तो नॉन डिवाइडिंग में चली जाएगी, जी नॉट। समझ में आई? इंटरफेज के बारे में बात करें। जो इंटरफेज होती है ये लॉन्गर फेज है सेल साइकिल। हमने आपको पहले बता दिया कितने परसेंट है? 95%। तो आपकी इंटरफेज ही रहती है। इट इज कॉमनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज बिकॉज ऑफ द विजिबल नो विजिबल चेंज इन न्यूक्लियस स्टेट। ये याद रखिएगा, इसमें कोई भी विजिबल चेंज नहीं मिलेगा न्यूक्लियस में। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द जनरेशन टाइम। It is metabolically and most active phase। याद रखिएगा, metabolically and most active phase जो है वो आपकी इंटरफेज है। एंड हेल्प फॉर एनर्जी फेज। सिंथेसिस इसमें किसकी होगी? डीएनए की होगी, आरएनए की होगी, प्रोटीन की होगी, एटीपी की होगी, एंजाइम्स की होगी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, यहीं सिंथेसाइज होता है। स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन भी इधर ही हो जाता है, टेक प्लेस। तो इसकी वजह से यहाँ का न्यूक्लियस का साइज देखो इंक्रीज करेगा। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क इन दिस फेज। यहाँ क्रोमोसोम्स जो है क्रोमैटिन नेटवर्क के फेज में होगा। क्रोमोसोम्स का असली फॉर्मेशन शुरू होता है प्रोफेज से। यहाँ ये क्रोमैटिन मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा। 95% का टाइम भी लेगी। ठीक है, एनसीईआरटी में ईस्ट का दिया हुआ है, तो ईस्ट में कितना होती है? 90 मिनट। अभी एनसीईआरटी भी खोल के दिखा देंगे। 20 मिनट में सेल पूरी डिवाइड कर जाती है ई कोलाई। अभी हम एनसीईआरटी भी खोलेंगे, दिखाएंगे, पहले इसको पढ़ा देते हैं। स्टेप्स ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज के स्टेप्स क्या होंगे? पहला होगा G1 फेज। G1 ये लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज की। ठीक है, इसे प्री सिंथेटिक, पोस्ट माइटोटिक, ये भी याद रखिएगा, इसे पोस्ट माइटोटिक, प्री सिंथेटिक, फर्स्ट गैप या फर्स्ट ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं। अब G1 में क्या होता है? G1 में होता है ये सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन स्टार्ट्स। यहाँ आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से सिंथेसिस स्टार्ट होगी। कब तक? जब तक के G2 फेज नहीं है। सेल इंक्रीज करेगी साइज में और मैक्सिमम हो जाएगी साइज में, लगभग डबल हो जाएगी। नो सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस यानी डीएनए का फॉर्मेशन या रेप्लिकेशन कौन से फेज में होगा? एस फेज में होगा, सिंथेसिस फेज में। Hence no change in DNA content, तो DNA content में कोई चेंज नहीं आएगा। सेल डिवाइड करती है अंडर स्ट्रेस कंडीशन, सो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड अमीनो एसिड टेक प्लेस एट द लास्ट स्टेज ऑफ गैप 1, एंड इट इज कॉल्ड एंटीफेज या एंड ऑफ G1 फेज। ठीक है, इसके अलावा द डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस। ये सेल डिवाइड होगी या नहीं होगी, वो भी यहीं पे ही होगा। तो चेक पॉइंट की तरह यहाँ काम करा जाएगा। जो जीवन में गया तो पूरा चक्कर लगा के आएगा वापस। समझ में आई बात? इसके बाद कहते हैं
इट इज द मोस्ट वेरिएबल फेज इन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, ठीक है। इट टेक डिफरेंट टाइम पीरियड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग में अलग अलग है। वो बात भी अलग है भाई, कोई सेल डिवाइड हो रही है 20 मिनट में, कोई सेल डिवाइड हो रही है 100 मिनट में, कोई सेल डिवाइड हो रही है 24 घंटे में, तो हर किसी की इंटरफेस अलग, G1 फेज, G2, S फेज सब अलग अलग है। G0 फेज को हम क्विसेंट फेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आपने सेल डिवीजन अगर पढ़ा है, अगर आपने रूट के बारे में पढ़ा है, तो रूट में एक एरिया होता है क्वेसेंट सेंटर, ये क्वेसेंट स्टेज 1 मिलेगी आपको। क्वेसेंट सेंटर में आप सब आराम से सब बैठे डिवाइड नहीं करेंगे, रूट में एक पॉइंट। जब कभी यहाँ पे मान लीजिए इंजरी हो गई तो ये सेल डिवाइड करेगी, फटाक से रिकवर करेगी, ये G0 फेज बैठेगी, ठीक। इसके अलावा और भी मिलती है, जैसे हार्ट सेल हो गई आपकी, रूट टिप देखिए मिल गया, ये टेम्परेरी अरेस्ट होती है सेल डिवीजन में एंड द सेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, एक सेल दूसरे पार्ट तरीके की सेल बन जाएगी। आते हैं एस फेज या सिंथेसिस फेज। एस फेज क्या होती है? जहाँ सिंथेसिस होती है, यानी डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम हमने आपको पढ़ाया था, सेंट्रियोल्स भी डबल हो जाएंगे और ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये याद करने वाली बात है। जब आपने कहा एस फेज है, एस फेज मतलब होता है सिंथेसिस, एस फेज का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस किसकी? डीएनए की होगी, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। आपने कहा क्रोमोसोम जो था उसके अंदर डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर क्या था बेटा? डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ पर ये डबल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या क्रोमोसोम डबल होंगे? नहीं, क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे, यानी पोलैरिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये पॉइंट पकड़ने वाला है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्रोमोसोम जो थे 26 थे G1 में, बताइए G2 में क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? एस फेज होगी, बीच से गुजर के गई है, एस फेज में सिंथेसिस होगी डीएनए की, डबल हो जाएगा। तो क्या क्रोमोसोम यहाँ डबल होंगे? नहीं, डीएनए का कंटेंट डबल होगा। और डीएनए किसी सेल के अंदर कितना होता है, किसी सेल के अंदर कितना डीएनए है, टोटल डीएनए का कहते हैं सी वैल्यू। कैसी वैल्यू है ये? सी वैल्यू। इसीलिए कह देते हैं अगर G1 पे 2C है क्रोमोसोम, तो एस फेज में कितना हो गया? 4C, और G2 में कितना हो जाएगा? 4C। समझ में आई बात? यानी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आइए इस टेबल को फिर देखें। प्लॉइडी की बात कर रहे हैं, कोई सेल बिफोर एस 2n थी, जो 2n हो गया 46, तो आफ्टर एस कितनी होगी? 2n ही रहेगी और 46 ही रहेगी। लेकिन क्रोमोसोम का डीएनए का कंटेंट 2C था, तो आफ्टर एस फेज कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा। बात समझ में आई क्या नहीं? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल, और ये भी एस फेज में। याद रखिएगा, सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रियोल, ये कहाँ मिलते हैं आपको? एनिमल सेल नहीं मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक प्लेस इन एनिमल सेल, कहाँ? एस फेज। इट इज कॉल्ड विजिबल फेज बिकॉज ऑफ रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल। ये इनविजिबल है स्टेट क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? पकड़ ली बात? कोई दिक्कत? गैप सेकंड फेज है, G2 फेज। G2 फेज क्या होगा? दिस फेज इज आल्सो नोन एज पोस्ट सिंथेटिक। वो प्री वाली थी, वो प्री माइटोटिक, वहाँ पे प्री सिंथेटिक थी, ये पोस्ट सिंथेटिक हो गई। ये प्री माइटोटिक फेज है, एम फेज से पहले के, वो पोस्ट माइटोटिक। G1 फेज पोस्ट माइटोटिक। सेकंड गैप या सेकंड ग्रोथ फेज कहते हैं इसे।
इट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसमें साइटोप्लाज्म ग्रोथ करेगा, सेल ऑर्गेनेल्स के जो है वो भी ग्रोथ करेंगे, डुप्लीकेशन होगा, लेकिन सेंट्रियोल का नहीं, क्योंकि सेंट्रियोल तो वहाँ हो चुकी है डिवाइड। हाँ, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन इज कंटिन्यूड अप टू दिस स्टेज। यहाँ तक होगी, जीवन से शुरू हुई थी, यहाँ तक चलेगी। और सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द स्पिंडल फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेगी, जहाँ से स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जिससे बनेगा। तो स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। रिपेयरिंग ऑफ डैमेज डीएनए टेक प्लेस। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ये एक तरीके का चेक पॉइंट बनाते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, सीडीके कहते हैं काइनेज, दैट टेक प्लेस which control cell cycle, ये कंट्रोल करेंगे सेल साइकिल को। काइनेज एंजाइम कॉज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट डिसअपीयर एट द लेटर फेज। अगली फेज में ये गायब हो जाएगा। G1 से G2 ट्रांजिशन मेजर चेक पॉइंट है, रिक्वायर्ड G1 साइक्लिन प्लस CDC2 काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट CDC है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है, ये दो तरीके की, ये 2 काइनेज, ये आप समझिए चेक पॉइंट। मेजर चेक पॉइंट क्या है, G1 और S के बीच में एक चेक पॉइंट बनेगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, G1 साइक्लिन और CDC2 काइनेज, तब तो ये आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो पहला चेक पॉइंट आपको कहाँ मिला, G1 और S के बीच में मिला, और उसमें क्या चाहिए, उन्होंने G1 साइक्लिन और CDC2 काइनेज, समझ में आई। दूसरा चेक पॉइंट आपको मिलेगा G2 और M ट्रांजिशन पे, ये माइनर चेक पॉइंट है। मेजर चेक पॉइंट तो ये था, ये माइनर चेक पॉइंट है। इसमें रिक्वायरमेंट होगी इसकी साइक्लिन, कौन सा, माइटोटिक साइक्लिन और CDC2 काइनेज, माइटोटिक साइक्लिन और CDC2 काइनेज। इट इज कॉल्ड मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, MPFD कहलाता है। अगर ये मिलेगा तब G2 और M फेज के बीच में अगर ये मिल रहा है तब तो आगे बढ़ेगी, वरना ये रह जाएगी, इसे डिवाइड नहीं होगी। समझ में आई बात या नहीं, बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, माइटोसिस की। यहाँ तक कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। चलिए NCERT थोड़ा सा और देखिए, यहाँ सारी बात तो आप पढ़ ही लेंगे, इसको पढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन सेल साइकिल के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। अब जो पॉइंट्स जो रटने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो ज़रा करें। NCERT में जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक दूसरे से गलत बात निकल गई, 90 मिनट था और इंटरफेयर हमने बता दिया था। ईस्ट का जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट में पूरा होता है ईस्ट का, ठीक है। ईस्ट का सेल साइकिल कितने देर में पूरा होता है, 90 मिनट में। पहला पॉइंट ये पकड़ना है। हम लोग जो हैं वो हर 24 घंटे में सेल डिवाइड होती है हमारी। सेल डिवीजन के लिए ये फेजेज आपको यहाँ दिख रहे हैं, G1 S और G2 पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ G0 है तो वहीं वहीं घूमता रहेगा। इसके अलावा M फेज जो होती है, रिप्रेजेंट करती है फेज। M फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस कब होता है, M फेज में होता है, ठीक है। इंटरफेज रिप्रेजेंट्स द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव M फेज। इंटरफेज क्या है, 2 सक्सेसिव M फेज के बीच की फेज है, यानी कि ये और ये 2 M फेज चल रही हैं, उसके बीच में इंटरफेज आ जाएगी, ठीक है। समझ में आई बात नहीं। 95% ड्यूरेशन जो होता है वो इंटरफेस का ही रहता है। फिर हमने कहा M फेज में स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक। द इंटरफेस दो इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। तो याद रखिएगा इंटरफेस को क्या दूसरा नाम क्या हो गया, रेस्टिंग फेज हो गया। और दिस इज द टाइम ड्यूरेशन which the cell is preparing for cell division by undergoing both cell growth and DNA replication। तो इंटरफेज में क्या होगा, सेल ग्रोथ भी होगी और DNA रेप्लिकेशन भी होगा, ऑर्डरली मैनर में होगा। अब जहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये पैराग्राफ्स हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। कह रहे हैं G1 फेज करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस
एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। पॉइंट पहला पकड़ने वाला जो पॉइंट है तो क्या है, ये है इंटरवल किसके बीच का, बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और सेल डिवीजन यानी डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में कौन सी आ जाएगी, G1 फेज आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। एस फेज पे आई है, ये तो यहाँ G1 फेज खत्म। अब आते हैं एस फेज। एस फेज या इसी का दूसरा नाम है सिंथेसिस फेज। क्या है, पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ये बात बता चुके हैं हम लोग। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। हर सेल के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2C है तो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम्स के नंबर चेंज नहीं होंगे। हमने आपको बताया है 2n थे तो 2n ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो जाता है, बिगिंस इन द न्यूक्लियस, डीएनए रेप्लिकेशन होगा और सेंट्रियोल डुप्लीकेट करेगी कहाँ, साइटोप्लाज्म। डीएनए कहाँ रेप्लिकेट कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, और सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट कर रही है, साइटोप्लाज्म। ड्यूरिंग G2 फेज, देखिए G2 फेज में क्या होगा, प्रोटीन्स एंड सिंथेसिस ऑफ सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ होती रहेगी। समझ में आई बात है। अब आइए इसके ऊपर, ये जो पॉइंट है यहाँ दिए हुए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट। एडल्ट एनिमल में देखने को मिलेगा, जैसे आपकी हार्ट सेल मैंने आपको बताया। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली occasionally as need to replace cells that have been lost because of the injury or cell death। यानी इसमें इंजरी हो गई थी, सेल डेथ हो गया था, इसकी वजह से ये डिवाइड करेगी, वरना ये डिवाइड नहीं करेगी। These cells that do not divide further exit G1 phase। जो एग्जिट कर जाएंगी किससे, G1 फेज से, वो एंटर करेगी इनएक्टिव स्टेज, क्विसेंट स्टेज होती है। कैसी है ये, इनएक्टिव। सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। देखिए पॉइंट पकड़िएगा, G1 में भी मेटाबॉलिकली एक्टिव थे, यहाँ पे भी मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बट नो लॉन्गर proliferate unless called on to do so। यानी जब तक इनसे करने को नहीं कहा जाएगा डिवीजन, तब तक ये प्रोलिफरेट नहीं होंगे, डिवाइड कर करके बढ़ेंगे नहीं, ये वहीं पड़े रहेंगे। जैसे रिक्वायरमेंट होगी तब ऐसा किया जाएगा। अब यहाँ से ये पॉइंट और बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ से जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो इन पॉइंट्स को बहुत इंपॉर्टेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा पकड़ना पड़ेगा। मेन पॉइंट है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। एनिमल्स में ये कब आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक यानी माइटोसिस हमने आपको बताया है, ये किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड में। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस वेयर हैप्लॉयड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, फॉर एग्जांपल मेल हनी। आइए मेल हनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और चर्चा करें। हाँ, आपने पढ़ा है कि जो हनी बी होती है ये 3 तरीके की होती है। कौन सी, फीमेल और मेल पहले देखिए। फीमेल पे आ जाते हैं 2 नाम, क्वीन और वर्कर। ये डिप्लॉयड होते हैं, और जो मेल होते हैं उन्हें ड्रोन्स कहते हैं। ये हैप्लॉयड होते हैं। ड्रोन्स कैसे हैं बेटा, हैप्लॉयड। क्लियर है मेरी बात। तो अब इन्हें फर्टिलाइजेशन करना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल है क्वीन, इसके अंदर 32 क्रोमोसोम है 2n स्टेज। तो जब इसमें मियोसिस होगी, ठीक है,
रिडक्शन डिवीजन है, तब इसके जो गैमीट बनेंगे उसमें 16 होंगे, यानी जो एग होगा उसमें 16 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जो मेल है यानी भ्रूण, इसके अंदर सिर्फ 16 ही क्रोमोसोम है, ये पहले से ही हैप्लॉइड है। समझ में आई बात या नहीं? ये जब स्पर्म बनाएगा तो कैसे बनाएगा? तो स्पर्म बनाएगा ये माइटोसिस से, मियोसिस यहाँ नहीं होती, कैसे बनेगा? माइटोसिस, यानी कि 16 से 16 ही बन जाएंगे क्या स्पर्म। जब ये स्पर्म सेल से मिल जाएंगे तब बन जाएगा आपका 32 क्रोमोसोम। ठीक है, और ये बन गया आपका जाइगोट। जाइगोट से फिर लार्वा। लेकिन अगर ये 16 वाले हैं, ये बिना किसी फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट बदल जाते हैं किसमें? मेल जाइगोट में। ये मेल बनाते हैं क्या? एम्ब्रियो बनाते हैं। जाइगोट से क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा। और इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरह से मेल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको जो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाई गई, एनसीईआरटी में कहा गया कि जो मेल्स होते हैं एनिमल्स में हमेशा डिप्लॉयड सेल ही माइटोटिक डिवीजन करती हैं। लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है अभी भी जिसमें हैप्लॉइड सेल भी माइटोटिक डिवीजन करेंगे। क्लियर है? अगेंस्ट दिस प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। प्लांट्स में ये दोनों में मिलेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है प्लांट में दोनों में मिलेगा, लेकिन एनिमल में सिर्फ नहीं। समझ में आई बात है? ठीक, अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसमें हम लोग बस इतनी ही बात करेंगे और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस आप लगाइए और प्रैक्टिस करिए।